सॉरी दोस्तों, वीडियो बीच में बंद हो गया था। चलो दोबारा शुरू कर देते, कोई नहीं। मराठा गुप्त किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। ये प्रश्न चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन की राजधानी जैसा महत्व दिया। इनकी उपाधि विक्रमादित्य मानी जाती है। इसे कभी मराठा गुप्त भी याद का बोल दिया जाता है, बस ऐसे याद रख लेना इसको। सवाल नंबर 29। संघमित्रा कौन थी? संघमित्रा कौन थी? अशोक की पुत्री थी ना। अरे संघमित्रा महेंद्र के बारे में तो सबने पढ़ रखा होगा ना। बुद्ध धर्म फैलाने के लिए श्रीलंका में भेज दिया था इन दोनों को, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए। महेंद्र की बहन थी। महेंद्र कौन था? संघमित्रा स्त्री भिक्षुणी थी, अशोक की पुत्री थी, और महेंद्र इसका अशोक का बेटा था। बस ये इसका आंसर भी हो जाएगा, अशोक की पुत्री थी संघमित्रा। अगला है सवाल नंबर 30। वेदांग कितने होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वेदांग कितने? सीधा डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। वेदांग कितने होते हैं? 4, 5, 6, 7 वेदांग होते 6। और इनके नाम भी देख लीजिए, वेदांग क्या होते हैं। वेदों के बाद में वेदांग लिखे गए थे। वेदों का अंत कोई वेदांग कहा जाता है। वेद तो 4 ही है बट वेदांग कौन से हैं? शिक्षा है, कल्प है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद है, ज्योतिष है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये है 6। चलिए सवाल नंबर 31 पे चलते हैं। बिंबिसार और अजातशत्रु किन ग्रंथों में मिलते हैं? बिंबिसार अजातशत्रु दोनों ग्रंथ में मिलते हैं, बौद्ध में भी जैन में भी। बिंबिसार और अजातशत्रु के टाइम में माताओं महावीर बुद्ध का टाइम है, और महावीर जैन का समय भी, दोनों के समय मिलते हैं। बिंबिसार और अजातशत्रु बुद्ध के समकालीन है, दोनों के दोनों, बस इतना ही है। जैन आगम में भी उल्लेख, आगम पूछ लिया जाता है कई बार। आगम किससे? आगम जैन से रिलेटेड। हड़प्पा से बताओ। फिर एक सवाल आ गया, तांबे का प्रमुख स्रोत क्या था? अरावली, छत्तीसगढ़ी मान। भाई तांबा कहाँ से लोगे यार? तांबा आज भी कहाँ होता है? अरावली में होता है ना। खेतड़ी माइन सुनी है ना? खेतड़ी माइन अरावली में, राजस्थान में। उस समय भी वहीं से लेते थे तांबा। हड़प्पा मुख्य स्रोत तांबा था। तांबा और टीन कहाँ से ले? टीन लाते थे अफगानिस्तान से। इन दोनों को मिला के कांस्य बनाते थे, और हड़प्पा जो सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता ही है, बस वही है, यहाँ से लेते थे। आंसर सवाल ही हो गया। क्वेश्चन नंबर। थेरवाद किस भाषाई ग्रंथों पर आधारित? थेरवाद थेरवाद बुद्धिज्म का है ना। बुद्धिज्म पाली में चल रहा था, मैं पहले ही बताया था। आंसर सी हो जाएगा, पाली में। थेरवाद धर्म का मुख्य आधार पाली त्रिपिटक है। सुत्त, विनय, विनय तीनों पाली में। चलो जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं, 50 सवाल है, बाकी दूसरा वीडियो में करेंगे। तक्षशिला किस काल का प्रमुख केंद्र है? तक्षशिला वैदिक का तो कोई मतलब ही नहीं, सिंधु शुंग कुछ नहीं। मौर्य और कुषाण काल, मौर्य के टाइम में अरे चाणक्य भी तो तक्षशिला में ही आचार्य थे ना, तो मौर्य टाइम में तो थे, मौर्य काल में ही तो थे चाणक्य। मौर्य कुषाण काल, बस यही है। महात्मा चाणक्य, पाणिनि, चंद्र सभी तक्षशिला से। पाणिनि को भी याद रखना था निक्के के साथ में। तक्षशिला से थे, नालंदा से नहीं थे, ये कंफ्यूज मत हो जाना। चाणक्य और पाणिनि जो है तक्षशिला थे, जो आज के टाइम गांधार में जो लोकेशन है। अगला सवाल, अल्तेमीरा गुफाएं कहाँ स्थित? अल्तेमीरा गुफाएं स्पेन में। अपने काम का सवाल नहीं है, पता नहीं कैसे पूछ लिया, फिर भी एक बार नज़र मार लेना। स्पेन में, अपना कुछ नहीं इससे। गुप्त काल की कला की प्रमुख विशेषता क्या है? कठोरता, उग्र चेहरे, सौम्यता, त्रियुमी आकृतियाँ। सौम्य, शांत, दिव्य भाव थी गुप्त काल में, ये याद रख लेना, भाई फैक्चुअल क्वेश्चन है। सौम्य, शांत, दिव्य भाव यही थी गुप्त काल में। सवाल नंबर, स्कंदगुप्त की कौन सी उपलब्धि थी? ये यूपीएससी में पूछा गया सवाल, 3-4 स्टेटमेंट दिए, सीधे याद रखो। स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था, बस ये याद है। स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण हो रहे थे, उनको हरा दिया था। हूणों पर विजय की स्कंदगुप्त का टाइम था 455 से 467 ईस्वी तक। इसके बाद हूण गुप्त साम्राज्य के लिए खतरा बने। स्कंदगुप्त ने खतरा टाल दिया था, बाद में वीक रूलर आ गए, फिर उनके ऊपर अटैक किया। मालवीय गणराज्य किससे संबंधित है? मालवीय गणराज्य सिकंदर अभियान। सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन याद रख लो। मालव गणराज्य कहाँ था? कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर के समय था। सिकंदर अभियान, बस ऐसे याद कर लो। प्राचीन मध्य भारत में था कोई गणसंघ। महास्तूप ढांचा किस नियम पर आधारित है? स्तूप किसने बनाए थे? बौद्धों ने बनाए थे यार, ऑब्वियसली ये आ जाएगा इसका। स्तूप बौद्धों ने बनाए थे ना। कहाँ बनाए थे शुरू में? सारनाथ में, सांची में, कौशाम्बी में, बस। सातवाहन काल में गृहपति का अर्थ क्या है? गृहपति पुरोहित, व्यापारी, सैनिक। सातवाहन काल की बात पूछ रही है भाई, सातवाहन काल की बातें पूछ रही है। गृह स्वामी या जमींदार होते थे गृहपति, गृह भूस्वामी। बौद्ध ग्रंथों में भी ये शब्द मिलता है। ठीक है, गृह स्वामी। चलिए 10 सवाल और बचे, जल्दी जल्दी इनको भी खींच देते हैं, उसके बाद वीडियो को। गजशाला किस शब्द किस ग्रंथ में मिलता है? अर्थशास्त्र में मिलता है गजशाला। किस लिए? हाथियों को प्रशिक्षित करने की, रखने की जगह से वो गजशाला बोला जाता था, बस। यवन पीरियड किस फसलों का आ गया? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है यवन पीरियड, पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। और तो और ये केबीसी में भी पूछा जा चुका है, अमिताभ बच्चन भी सवाल को पूछ चुका है। यवन पीरियड किस फसलों का आ जाता था? ये कहा जाता था काली मिर्ची को।
रोमन या यूनानी व्यापारी काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता है। यवनों का प्रिय, यवन प्रिय, यवन उनको बहुत पसंद थी काली मिर्ची। दक्षिण भारत में इसका, दक्षिण भारत से रोम में एक ज़माने में इसका व्यापार होता था, भाई इसलिए सवाल पूछा गया है। रत्नाकर किसका अन्य नाम? बहुत पुराना सवाल है और रामायण से रिलेटेड है। वाल्मीकि का नाम था रत्नाकर। रत्नाकर भी का जो बाद में रामायण के रचयिता बने, रत्नाकर था जब ये डाकू थे, बाद में राम बने थे। कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? यार सबको पता ही होगा मुझे लग रहा है, विष्णुगुप्त है ना। कौटिल्य के बहुत सारे नाम है, कौटिल्य है, चाणक्य है, विष्णुगुप्त है, अर्थशास्त्र की रचना करी। तीनों नाम याद रख लेना भाई, कौटिल्य है, चाणक्य है, विष्णुगुप्त, इसी के नाम है। मेहरगढ़ किसका उदाहरण है? अरे मेहरगढ़ तो भारतीय संस्कृति का सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले का भारत का पहला गांव है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण संस्कृति से संबंधित है। चैल्कोलिथिक बोलते हैं इसको इंग्लिश में। 7000 BC ईस्वी में, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले कृषि के एविडेंस मिले थे कि खेती की जा रही है, पशु भी है, पशुओं के भी, धातु के भी, कृषि, पशुपालन, धातु सारे मेहरगढ़ में मिले थे। सामवेद किस लिए जाना जाता है? संगीत और शब्द के लिए। देखो संगीत और सामवेद ऐसे याद कर लो, संगीत से ऐसे सामवेद, संगीत और स्वर के लिए जाना जाता है। अमरकोश के रचयिता कौन है? अमर सिंह है। अमरकोश के रचयिता अमर सिंह है, मिलता जुलता ही है ना अमरकोश बस। संस्कृत का प्राचीन शब्दकोश, संस्कृत के लिए डिक्शनरी बनाई थी, संस्कृत की ग्रामर के लिए अमरकोश, हाँ किसने लिखी थी? अमर सिंह ने, इतना याद रखना। रामायण का प्रारंभिक रूप किस काल का माना जाता है? 5वीं से 4वीं सदी BCE का, 5वीं से 4वीं सदी BCE का, मतलब मौर्य काल से पहले का माना जाता है। महाजनपद काल में कर का प्रमुख स्रोत क्या है? कर का किराज, बलिदान, खिराज ये तो बाद में आए हैं। अब इसमें क्या है, मिडेवल इंडिया में आए हैं, जब तुगलक राज कर रहे थे ना, उस समय की बातें हैं। तो महाजनपद काल में कर का प्रमुख स्रोत क्या है? कर का प्रमुख स्रोत है दोस्तों बाघ है। उस समय 3 कर होते थे यार महाजनपद काल में, बाघ, भोग, बलि। बाघ, भोग, बलि, इनको याद रखना। एक होता था विष्टि, उसमें क्या था, उसमें ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। शर्म, लेबर, ज़बरदस्ती की लेबर, जैसे कि कोई कुम्हार है वो बर्तन बनाता है, उसको लाके राजा के दरबार में भेज के 2-4 दिन वो बर्तन बनाएगा, उसको विष्टि बोला जाता था। और कर क्या थे? बाघ, भोग, बलि। आंसर सी हो जाएगा बस। चलो मथुरा लिख दिया इसने, लेकिन मथुरा होगा। मथुरा किस लिए प्रसिद्ध है? मथुरा अपनी देसी कला है, इंडिया की है, भारत की। उस ज़माने में भारतीय स्वदेशी है। तो अपने कौन से धर्म चल रहे थे भाई? बौद्ध भी चल रहा था, जैन भी चल रहा था, ब्राह्मण भी चल रहे थे ना। आंसर सी हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, ऐसे ही सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आगे पूरे करते रहेंगे। आज की वीडियो में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, और जो सवाल के साथ साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने दी ना, उसको ज़रूर ध्यान से सुन लेना। 50 सवाल की है तो 50 मैंने खुद भी बता दिए हैं। कम से कम 100-150 सवाल एक ही वीडियो में हो जाएंगे। और ऐसे ऐसे करके सारे इतिहास को, पहले प्राचीन भारत को, मध्यकालीन भारत को, फिर आधुनिक इतिहास को, सारा कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही, शुरू से लास्ट तक। बस आप वीडियो को देखते रहना, चैनल को फॉलो कर लेना। धन्यवाद।